अपन कर रहे थे केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, रिएक्शन विद एयर, रिएक्शन विद एयर में क्या होगा, अपन ने ये सब जनरल प्रॉपर्टीज देखी थी, याद है लास्ट टाइम पे? यस सर। ओके, तो अपन को केमिकल रिएक्शंस डिस्कस करने थे। केमिकल रिएक्शंस के अंदर अपन ने क्या क्या डिस्कस किया था, है ना। रिएक्शन एयर के साथ रिएक्शन में क्या होगा, एयर के साथ रिएक्शन में ऑक्साइड्स और नाइट्रेट्स फॉर्म होंगे, है ना। क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ बोरॉन जो होता है वो आपका एयर के साथ रिएक्शन नहीं करता, क्यों? Why it doesn't react with air directly? बोरॉन अपन ने देखा था, ये सब देख लिया था एक्चुअली, है ना। आई थिंक अपन ने कार्बन फैमिली पे थे, जस्ट अ सेकेंड, वी वर एट कार्बन फैमिली, है ना। अपन ने ये सब कर लिया था, कार्बन ग्रुप 14 स्टार्ट कर दिया था एक्चुअली। ग्रुप 14 के अंदर अपन ने ये बोरॉन वोरॉन के कंपाउंड सारे कर लिए थे शायद, है ना। याद है कुछ आपको, कहाँ पे थे अपन पिछली बार? आई थिंक ग्रुप 14 में स्टार्ट किया था, एक बार करने दो, कहाँ पे थे? यहाँ ग्रुप 14 स्टार्ट हुआ था अपना, ठीक है। कार्बन फैमिली स्टार्ट हो गया था, तो अपन ने कार्बन वार्बन के जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स कर लिए थे। तो कार्बन फैमिली के अंदर अपन ने बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो अपन ने किए थे, उसमें साइज, आयनाइजेशन एनर्जीज और वो सब था। तो मैं जल्दी से रिकॉल करा देता हूँ आपको। तो ग्रुप 14 कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ठीक है, ये सब आएगा, ठीक है। और इसके अंदर कार्बन फैमिली में हाँ, साइज कैसे चेंज होगा जरा बताओ, हाउ डू वी चेंज द साइज? एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड अपन को देखना है, ये अपन ने देखा था, ये डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, ठीक है, अपन ने ये डिस्कस किया था। और अपन ने ये डिस्कस किया था कि मैक्स ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी यहाँ पर, बताओ जरा अलविया, व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन फैमिली एलिमेंट्स? जल्दी से बताओ अलविया, एनी आइडिया? क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट रह सकती है कार्बन फैमिली एलिमेंट्स की? कितने एलिमेंट है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये अपन ने देखा था। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस NS2 NP2 रहता है, ठीक है। और जब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रहता है, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी +2 और +4,
+2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आएगी? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट केवल अगर P के इलेक्ट्रॉन निकल गए तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी अपनी, ठीक है। और अगर अपने P और चारों इलेक्ट्रॉन निकल गए तो +4 आएगी। ये समझ में आ गया अलविया? यस सर। ओके, तो +4 ऑक्सीडेशन और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कैसे अपन कंपेयर करते हैं? तो यहाँ पे +2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा नोबल गैस NH2 और यहाँ पर होगा नोबल गैस NH0 NP0। यहाँ पे आपने चारों इलेक्ट्रॉन हटा दिए, ठीक है, +4 के अंदर, राइट। तो यहाँ पर आपका जो कैटायन है वो +2 बनेगा। यहाँ पे कैटायन जो है दैट इज +4, ठीक है। +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी नीचे की तरफ बढ़ती है और +4 की ऊपर की तरफ बढ़ती है। तो अगर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, जरूरी नहीं कि कैटायन ही बने, ठीक है। कैटायन से एक्चुअली अपन ऐसे भी देख सकते हैं कि आप जो है कैटायन बना एक कोवलेंट कंपाउंड भी बना सकते हैं और कोवलेंट कंपाउंड के अंदर भी आपका, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल CCl4 ले लीजिए आप, यहाँ पे कार्बन का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है क्योंकि चारों Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे अपन इसको +4 ऑक्सीडेशन स्टेट मान सकते हैं। समझ गए? क्लियर? तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ऊपर की तरफ बढ़ती है, जैसे CCl4 SiCl4 जर्मेनियम GeCl4 SnCl4 PbCl, ठीक है। ये ऊपर की तरफ इंक्रीज होगी स्टेबिलिटी। Stability increases upward in the group, right? और +2 वाले कंपाउंड की, जैसे अगर आप CCl2 ले रहे हो, ठीक है, SiCl2 ले रहे हो, यहाँ पे स्टेबिलिटी नीचे की तरफ बढ़ती है, ये +4 वालों की स्टेबिलिटी। और इसका रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट में आपके जो इलेक्ट्रॉन है S के इलेक्ट्रॉन वो ऐसा बिहेव करेंगे, दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग एज इफ दे आर इनर्ट, ओके। so they will not participate in bonding, so that's why they are called as inert। समझ आ गया? तो इसलिए अपन उनको इनर्ट पेयर मानते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स S और P में है आपके। और अगर आप देखेंगे कि आपके इलेक्ट्रॉन्स S के इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल रहे हैं तो अपन बोलेंगे कि इनर्ट पेयर इफेक्ट हो रहा है, S के इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट गेटिंग रिमूव्ड, right? So that's why we can call that effect as inert pair effect। they are behaving as if they are inert। समझ गए? इसलिए अपन उनको इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। और इससे, और ये मोस्टली किसमें फॉलो होगा? ये फॉलो होगा आपका 6 पीरियड एलिमेंट्स में एक्सक्लूसिवली फॉलो होगा। अंशिका समझ में आ रहा है? यस सर। लास्ट टाइम पे अपन ने क्या किया था बताओ?
हाँ, तो ग्रुप 14 इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये वाले सबसे ज्यादा फॉलो करेंगे 6 to 8 के। समझ में आ गया आंसर का? तो जो आपने +4 और +2 वाला बताया था वो मुझे नहीं आया समझ। हाँ, इसमें एक सिंपल सी बात है, देखो जैसे जैसे आप नीचे देखो, वैसे तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में, दिख रहा है आपको? there are 4 इलेक्ट्रॉन, 2 s में है यस और 2। अगर आप चारों इलेक्ट्रॉन्स को हटा दो या चारों इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करवा दो, ठीक है, तो आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो +4 आएगा। ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा अगर आप ऑल 4 इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द बॉन्डिंग, और चारों इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अगर कनेक्टेड है तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे आते हो ग्रुप में, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना आपका, वो कम स्टेबल होता जाता है और +2 की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है, और लेड तक आते आते आपका +2 ही ज्यादा स्टेबल रहता है ना। +2 क्यों रहता है? क्योंकि एक्चुअली एस के इलेक्ट्रॉन्स निकल नहीं पाते, समझ आया? अगर एस के इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल पाते हैं, नहीं पार्टिसिपेट कर पा रहे बॉन्डिंग में, तो अपन उनको ऐसा मानेंगे कि दे आर इनर्ट। ये समझ रहे हो आप? दे आर नॉट गेटिंग रिमूव्ड इजीली। व्हाई दे आर नॉट गेटिंग रिमूव्ड इजीली, जरा बताओ मेरे को। क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। 6 स्पीड एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके, वो F और D में होते हैं, ठीक है। और F और D में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बिखरे बिखरे से होते हैं, दे डू नॉट एक्चुअली attract they do not repel the outer electrons strongly. So outer electron get attracted inside more strongly, जिसके कारण आपको s इलेक्ट्रॉन्स को हटाने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। समझ आ गया? s इलेक्ट्रॉन्स आपके नहीं हटेंगे। समझे कि नहीं समझे? नहीं हटेंगे तो आपके सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स जो p वाले हैं, they only can participate in the bonding, और अगर वो ही पार्टिसिपेट करते हैं, एस के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो अपन ऐसा मानेंगे कि एस के इलेक्ट्रॉन्स इनर्ट हैं, और उस इफेक्ट को अपन इनर्ट पेयर इफेक्ट नाम देंगे। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट कौन फॉलो करता है एक्सक्लूसिवली? जल्दी से बताओ मेरे को, अंशिका अलवेरा। 6 पेयर, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एफ में होते हैं। लेड का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? जिनॉन है, 4f14 है, ठीक है, और 5d10 है, ठीक है, 6s2 6p2, ये होगा। तो ये रिपल्शन नहीं कर रहे, तो बाहर के इलेक्ट्रॉन अंदर ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, और अगर ये अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन फील कर रहे हैं तो ये नहीं हटेंगे। समझ आ रहा है? तो बॉन्ड बॉन्ड भी नहीं बनाएंगे, और बॉन्ड अगर नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? जल्दी से बता दो मेरे को। दे विल बिहेव एज इफ दे आर इनर्ट। तो केवल 2 इलेक्ट्रॉन से 2 बॉन्ड बनाओ आप, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? इनर्ट पेयर इफेक्ट। लेड के अंदर फॉलो होता है। समझ आ गया? ये क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नो सर। है ना? तो ये ध्यान रखना, ये इसलिए होता है क्योंकि, और ये 6 स्पीड एलिमेंट में इसलिए होता है क्योंकि वहां पे जो एस के इलेक्ट्रॉन है, दे फील मोर अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस, और इफ दे आर फीलिंग मोर अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस, means they don't want to get ionized or participate in bonding. And they will behave as if they are inert. And if they behave as if they are inert, means it is inert period. Clear? I hope ये clear हो गया बिल्कुल। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्वेश्चंस अगर इस तरह से आते हैं कि जैसे इनकी स्टेबिलिटी तो ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रही है, ये +4 है। हाँ, यहाँ तो क्या होगा कि 4 कार्बन, तो अपन जानते हैं कि 4 बॉन्ड ही बनाता है, ठीक है। कार्बन 4 बॉन्ड ही बनाता है, 2 बॉन्ड पे तो अनस्टेबल होता है, क्लियर। लेकिन अपन ये जानते हैं कि लेड
+2 वाला ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि लेड के जो s के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, दे डोंट वांट टू कम आउट इजीली, एंड दैट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन अगर आपका आता है कि कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ PbCl4 एंड PbCl2, व्हिच वन इज मोर स्टेबल, तो PbCl2 ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि 6 पीरियड एलिमेंट है। ठीक है, अगर आपसे पूछता हूँ मैं कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ SnCl4 एंड SnCl2, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, बताओ। हाँ लिया, बताओ जरा कौन ज्यादा स्टेबल होगा अगर SnCl4 और SnCl2 की अपन बात करते हैं। क्या ये 5th पीरियड का है, क्या ये इनर्ट पे इफेक्ट फॉलो कर रहा है? बताओ। सिर्फ 6th पीरियड वाले ही इनर्ट पे इफेक्ट फॉलो करेंगे, ये ध्यान रखें। तो 6th पीरियड वालों में ये बात वैलिड होगी कि 4 के बदले 2 बॉन्ड बनाएंगे कार्बन फैमिली में। इसी तरह से बोरॉन फैमिली में वैसे तो ग्रुप 13 है, 3 बॉन्ड बनाने चाहिए, तो 3 के बदले एक ही बॉन्ड, पी का इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी अपन ऐसे देख सकते हैं कि SnCl2 और SnCl4 में एक्चुअली जो है आपका SnCl4 ज्यादा स्टेबल है, जबकि यहाँ +2 वाला स्टेबल है, यहाँ +4 वाला स्टेबल है, क्योंकि ये 6th पीरियड है, ये 6th पीरियड एलिमेंट है, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट को फॉलो कर रहा है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अलविया समझ में आ गया बेटा? राइट। तो 10 के लिए बोला जाता है कि 10 तो इलेक्ट्रॉन इजीली दे देगा, है ना। 10 इलेक्ट्रॉन इजीली इसलिए दे देगा क्योंकि 10 SnCl2 इलेक्ट्रॉन इजीली दे देता है। क्यों? क्योंकि 10 तो +4 बनना चाहता है। 10 एक्चुअली मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, चारों लूज करके +4 बनना चाहेगा, है ना। लेकिन जो लेड है, लेड ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, लेड में एक्चुअली लेड के अंदर केवल आपके 2 ही इलेक्ट्रॉन निकल पाएंगे, जिसको अपन कह रहे हैं कि ये तो इनर्ट पेयर इफेक्ट से जाना जाएगा। ठीक है, तो लेड में PbCl2 ज्यादा स्टेबल है, टिन में SnCl4 ज्यादा स्टेबल है। रीजन, टिन डजंट फॉलो इनर्ट पेयर इफेक्ट, लेड फॉलोज इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है। डेंसिटी जो होगी आपकी, डेंसिटी जो होगी दैट इज कार्बन डेंसिटी नीचे इंक्रीज होती है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। क्योंकि नॉर्मली डेंसिटी नीचे उतरने पे बढ़ जाती है ना। क्लियर, डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, तो ये ऑर्डर रहेगा, है ना। यहाँ पे कार्बन की डेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, इट इज मोर देन एक्सपेक्टेड। इसका रीजन है कार्बन का डायमंड स्ट्रक्चर। ठीक है, जो कार्बन की डेंसिटी बढ़ा देता है। तो एक्चुअल ऑर्डर जो होगा तो क्या होगा, सिलिकॉन, कार्बन, जर्मेनियम, टिन, लेड। राइट, क्लियर, समझ में आ गया? अंशिका, अलविया? यस सर। कार्बन जो है इट इज कार्बन और सिलिकॉन तो नॉन मेटल है। ओके, जर्मेनियम जो है वो मेटलॉइड है। क्लियर, और टिन और लेड जो है वो मेटल्स है। राइट,
और टिन और लेड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। कहाँ पे काम में लेते हैं अपन इसको, टिन और लेड को, बताओ जरा। उनके मेल्टिंग पॉइंट के कारण, कम मेल्टिंग पॉइंट के कारण अपन एक डेली लाइफ में एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को वेल्ड करने में एक चीज काम में लेते हैं, बताओ कौन सी है। बताओ। और लेड का मेल्टिंग, एक्चुअली वैसे मेल्टिंग पॉइंट ऐसा होना चाहिए, इसमें एक्सेप्शन है। लेड का मेल्टिंग पॉइंट यहाँ आ जाता है टिन का मेल्टिंग पॉइंट से। ये है ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। हाँ, मैंने आपसे पूछा था कि टिन और लेड को कहाँ अपन काम में लेते हैं सर्किट्स को वेल्ड करने में, क्या बोलते हैं उसको, अलॉय को। सर याद नहीं है मुझे। हाँ, सोल्डर, सोल्डर बोलते हैं, ध्यान आया। यस सर, आई जब, गेस वायर्स के लिए भी करते हैं ना। हाँ, वायर्स को वेल्ड करने के लिए एक्चुअली वो, क्योंकि टिन और लेड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, इसलिए इनको सोल्डर में काम में लेते हैं। डेंसिटी इनकी ज्यादा होती है ना, मेल्टिंग पॉइंट इनका कम होता है। ठीक है, क्लियर। तो ये आपका मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है। दूसरा जो है आपका, ऑक्साइड्स कैसे फॉर्म करते हैं ये। ऑक्साइड्स भी दो तरह के ऑक्साइड्स फॉलो करेंगे, एक तो मोनो ऑक्साइड और एक डाइऑक्साइड, है ना। अगर दो दो इलेक्ट्रॉन का चार इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्साइड बाइवेलेंट होता है, तो एक तो मोनो ऑक्साइड होता है और एक डाइऑक्साइड, अगर चार बॉन्ड होता है। ठीक है। अब इसमें अपन ये देखेंगे कि मोनो ऑक्साइड और डाइऑक्साइड में, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड आप लोग फेमिलियर है सभी। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सिलिकॉन मोनोऑक्साइड, ऐसा है ये सब। ये कार्बन मोनोऑक्साइड स्टेबल है, ठीक है। जर्मेनियम ऑक्साइड, SnO और PbM। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड तो न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। न्यूट्रल और एम्फोटेरिक में क्या अंतर होता है, बताओ। हाँ अंशिका, न्यूट्रल और एम्फोटेरिक में क्या अंतर होता है। अलविया बताओ बेटा आपकी। What is the difference between neutral oxide and amphoteric oxide? Neutral oxide तो किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, ना एसिड से ना बेस से। अगर आप वाटर में डालोगे तो कोई सर रिएक्शन नहीं होगा। एम्फोटेरिक दोनों एसिडिक और बेसिक नेचर दिखाता है। तो हाँ, एक बात ध्यान रखना, टिन और लेड एम्फोटेरिक होता है, समझ गए। ठीक है, टिन और लेड आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला कि दो एम्फोटेरिक वो होता है जो दोनों से रिएक्ट करता है, एसिड से भी और बेस से भी। ठीक है, तो टिन और लेड एम्फोटेरिक है, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है। क्लियर। अगर आप ज्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट लेते हो, जैसे अगर आप CO2 लेते हो, है ना, सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेते हो, ठीक है, GeO2 लेते हो, SnO2 लेते हो, PbO2 लेते हो, तो जैसा कि मैंने कहा टेन और लेड तो एम्फोटेरिक होंगे ही होंगे, है ना। ये जो है कार्बन और सिलिकॉन जो है आपके, ठीक है, CO2, SiO2, GeO2, ये एसिडिक ऑक्साइड। कैसे कैसे पता लगेगा अपन को कि एसिडिक ऑक्साइड है, CO2 इज एन एसिडिक ऑक्साइड, कैसे अपन जान सकते हैं। अपनी डेली लाइफ की कंजम्पशन की चीज है जिससे अपन जान सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली एसिडिक ऑक्साइड होता है, कैसे पता अपन को। बताओ। हाँ अंशिका, अलविया बताओ कैसे पता लगेगा CO2 एसिडिक। अपन सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक देखते हैं कि नहीं देखते।
कैसे बनाया जाता है? CO2 को प्रेशर में H2 में डिसॉल्व किया जाता है और क्या मिलता है अपन को? H2CO3। ठीक है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड होता है। अपन कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, सोडा वाटर पीते हैं, वो एसिडिक होता है थोड़ा, है ना? So under pressure, if you mix this CO2, under pressure only, it will form H2CO3 कार्बोनिक एसिड, दोनों ज्वाइन हो जाएंगे, H2CO3 बनेगा, जो कि एक एसिडिक, पानी में जाने के बाद ये एसिड दे रहा है, तो इट इज एन एसिडिक ऑक्साइड। ये तरीका है। या अपन एक बहुत फेमस चीज जानते हैं, जो अगर ये एसिडिक ऑक्साइड है तो ये बेसिक ऑक्साइड से रिएक्ट करना चाहिए। कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक होता है, लाइम अपन ने देखा था इस ब्लॉक के अंदर, तो उससे रिएक्ट करेगा, ये बन जाएगा CaCO3, सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, NaOH से रिएक्ट करेगा, या लाइम वाटर से CO2 का एक टेस्ट जो आपने आपकी जूनियर क्लासेस में बहुत पढ़ा होगा, कि जब आप लाइम वाटर से इसको पास करते हो, ठीक है, आपको क्या मिलता है? CaCO3 + H2। लाइम वाटर टर्न मिल्की। क्यों मिल्की हो जाता है? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि CO2 तो एसिडिक ऑक्साइड है और ये बेसिक है, तो एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, और सॉल्ट है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर? तो आई होप ये समझ में आ गया बिल्कुल। एनी डाउट्स इन दिस? इनर्ट पेरिफेरिक बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, उसको जरूर समझ लेना। अब ऑक्साइड्स के अंदर भी एक बात आती है ना, कि ये CO2 जो है ये तो गैस है, और SiO2 को अपन क्या कहते हैं? अंशिका, अलविया, जल्दी बताओ बेटा। सिलिका या क्वार्ट्स कहते हैं अपन उसको। ठीक है, क्वार्ट्स या सिलिका। सिलिका एक्चुअली अपनी जो सैंड होती है वो मोस्टली सिलिका होती है, राइट? और कांच में भी काफी हद तक सिलिका होता है। क्वार्ट्स अगर आप देखोगे तो प्योर सिलिका होता है, वो बिल्कुल ग्लास जैसा क्रिस्टलाइन अपीयरेंस होता है उसका। तो कहने का ये मतलब हुआ कि ये तो सॉलिड है, ठीक है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये अपन जानते हैं कि गैस है। ऐसा क्यों? इट इज अ गैस, सो एक्सप्लेन व्हाई CO2 is a gas while SiO2 is a solid. बताओ पंछी का क्या रीजन हो सकता है? What could be the reason? अगर आप यहाँ पे पीरियड देखते हो तो आपका कार्बन सेकंड पीरियड एलिमेंट है और ऑक्सीजन भी सेकंड पीरियड एलिमेंट है। ठीक है, अगर आप सिलिकॉन और ऑक्सीजन को देखते हो तो यहाँ पे सिलिकॉन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, बड़ा साइज है इसका, और वो सेकंड पीरियड एलिमेंट है। अब यहाँ पर ये पाई बॉन्ड आसानी से फॉर्म कर लेता है, क्योंकि दोनों एलिमेंट आपके एक ही पीरियड के हैं, दोनों का साइज लगभग सेम है। ठीक है, लेकिन इधर इसका साइज बड़ा है, उसका साइज छोटा है, तो एक्चुअली पाई बॉन्ड बनाने में दिक्कत आती है। समझ आ गया अंशिका? पाई बॉन्ड बनाने में दिक्कत आएगी, है ना? तो क्या होगा, अब कार्बन को 4 बॉन्ड तो बनाने ही है ना, तो कार्बन तो क्या करता है कि ठीक है चलो पाई बॉन्ड बना लेगा, 2 बॉन्ड इस ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन बाइवेलेंट होता है, तो सिग्मा बॉन्ड बना लिया, एक पाई बॉन्ड बना लिया। पाई बॉन्ड दोनों एटम छोटे छोटे हैं, इजीली साइडवेज ओवर, सिग्मा बॉन्ड तो बन जाता है क्योंकि वो एक्सियल ओवरलैपिंग होता है। पाई में दिक्कत आती है क्योंकि वो साइडवेज ओवरलैपिंग होता है, सिग्मा और पाई। ठीक है, तो उसके 4 जो टेट्रा वैलेंसी थी कार्बन की वो सेटिस्फाई हो गई। ठीक है,
लेकिन अब सिलिकॉन में ऐसे नहीं करना अपन को, ठीक है। तो वो सिग्मा तो ठीक है, लेकिन पाई में गड़बड़ हो जाती है। तो अब सिलिकॉन भी तो उसी ग्रुप का है, उसके भी तो 4 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में। हाउ इट इज गोइंग टू fulfill its criteria of making 4 bonds, how it will, so in pi bond it cannot form. So what it will do means it is not a this kind of structure, ठीक है। छोटा सा ऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तो एक गैसियस मॉलिक्यूल, बिकॉज एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल, सो इट इज अ गैसियस मॉलिक्यूल। सिलिकॉन में क्या होगा, सिलिकॉन ऐसे नहीं कर सकता, तो सिलिकॉन में उसको 4 ऑक्सीजन से जुड़ना होगा, राइट। ऑक्सीजन को सिलिकॉन से कनेक्ट होना होगा, ऐसे, क्लियर। तो इससे होता क्या है, हर ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन से कनेक्टेड है। एवरी सिलिकॉन इज कनेक्टेड टू 2 ऑक्सीजन आटम, एवरी ऑक्सीजन इज कनेक्टेड टू 2 सिलिकॉन आटम। तो आपका पूरा 3D नेटवर्क फॉर्म हो जाता है, ठीक है। और अब इस तरह का अगर आपका मॉलिक्यूल होगा तो वो एक अलग थलग मॉलिक्यूल नहीं है, बल्कि वो कोवलेंट 3D नेटवर्क सॉलिड है, ठीक है। और वो सब आपस में कनेक्टेड है, तो ये सॉलिड स्टेट में इसलिए एग्जिस्ट करता है, ठीक है। रीजन समझ में आ गया, ये सॉलिड होगा। और CO2 आपका एक अलग अलग मॉलिक्यूल से एग्जिस्ट करेंगे, तो वो होगा गैसेस, राइट, ठीक है। तो ये अपन ने देखा था, और इसमें आई होप ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। फिर रिएक्शन के अंदर रिएक्शन विद वाटर अपन देख सकते हैं, रिएक्शन विद एयर देख सकते हैं। तो रिएक्शन विद एयर में क्या होगा, अंशिका जल्दी से बताओ। एयर से रिएक्शन में क्या होगा, सर ऑक्साइड्स बनेंगे। हाँ ऑक्साइड्स बनेंगे, या नाइट्राइड्स नहीं बनते। ऑक्साइड्स आपके 2 तरह के होते हैं ना, MO और MO2, मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड, अपन ने देखा ही था, है ना। कम एक्चुअली कार्बन जनरली बनाता है मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड, है ना। तो कार्बन का अगर आप पार्शियल रिएक्शन करोगे तो CO2, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में करोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में करोगे रिएक्शन, तो इट विल फॉर्म CO2, ठीक है। ये सबसे बड़ा फर्क है दोनों में, ठीक है। मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड फॉर्म करता है, ठीक है। बाकी तो डाइऑक्साइड ही बनाएंगे। सिलिकॉन का मोनोऑक्साइड एक्चुअली बहुत मुश्किल से बनेगा, वो सिर्फ हाई टेम्परेचर पर ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इट डजंट फॉर्म, इट डजंट फॉर्म एक्चुअली डाइऑक्साइड। सिलिकॉन जो है डाइऑक्साइड फॉर्म नहीं करेगा। तो आई होप ये समझ में आ गया बिल्कुल, ठीक है। मोनोऑक्साइड मतलब डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा, ठीक है। मोनोऑक्साइड जो है, मोनोऑक्साइड कार्बन इजीली फॉर्म कर लेता है ना, ये इजीली फॉर्म कर लेता है। और डाइऑक्साइड भी इजीली फॉर्म कर लेता है। सिलिकॉन का से डाइऑक्साइड इजीली एग्जिस्ट करेगा, SiO ओनली एट हाई टेम्परेचर। ओके, समझ में आ गया। फिर और भी तरीके हैं अपने पास ऑक्साइड्स बनाने के कार्बन के, जैसे अगर आप फॉर्मिक एसिड लेते हो, फॉर्मिक एसिड को हीट करते हो। फॉर्मिक एसिड किसमें होता है, रेड एंट्स के अंदर होता है ना, क्लियर। तो रेड एंट्स के अंदर जब अपन को बाइट करती हैं तो फॉर्मिक एसिड रिलीज करती हैं। ये तो एक जस्ट एक अपना एक कॉमन अपन कहाँ ऑब्जर्व करते हैं, तो ये फॉर्मिक एसिड होगा, ठीक है। और एक्चुअली दिस फॉर्मिक एसिड जो है, इसको अगर आप हीट करोगे तो इट विल डिकम्पोज, it will decompose, okay, it will decompose
इंटू CO NH2। तो इससे भी अपन को CO मिल सकता है। ये एक तरीका हो सकता है जिससे अपन को CO मिल जाएगा। ठीक है, और क्या तरीके हो सकते हैं? फॉर्मिक एसिड है, कार्बन को रिएक्ट करो आप। ठीक है, कार्बन को आप रिएक्ट कैसे करोगे? स्टीम से, सुपर हीटेड स्टीम से। कार्बन को सुपर हीटेड स्टीम से रिएक्ट करोगे। ठीक है, तो इट विल फॉर्म CO प्लस H2 गैस। इट विल फॉर्म CO प्लस H2 गैस। इसको अपन वाटर गैस कहते हैं या सिंथेसिस गैस कहते हैं। ओके, वाटर गैस या सिंथेसिस गैस कहलाता है। आप इसको मीथेन से भी रिएक्ट कर सकते हो। मीथेन और सुपर हीटेड स्टीम अगर आप लोगे तो तब भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इससे आपका रिएक्शन, इससे भी आप CO बना सकते हो। ठीक है, वाटर गैस ध्यान रखना, सिंथेसिस गैस ध्यान रखना। समझ में आ गया? टेम्परेचर आपको बहुत ज्यादा लेना पड़ेगा, करीब 1000 डिग्री सेल्सियस, तब जाके होगा। और कार्बन आपको हॉट करके रखना पड़ेगा, रेड हॉट कार्बन। और सुपर हीटेड स्टीम से एक्चुअली जो कार्बन है ऑक्सीजन ले लेता है और हाइड्रोजन अलग हो जाती है, CO और H2। और ये इंडस्ट्रियल काम में आती है, इंडस्ट्रियल यूज में आती है एक्चुअली ये गैस, है ना। दोनों दोनों गैसेज ऐसी हैं जो बर्न हो जाती है। अंशिका समझ में आ गया है? क्लियर? कोई डाउट इसमें? ओके, वेरी गुड। अब इसमें दूसरा तरीका भी हो सकता है कि चलो स्टीम को जनरेट करना और वो सब। इसमें आप ऐसा भी कर सकते हो कि कार्बन को, रेड हॉट कार्बन को, कोक को आप बर्न करके या तब हीट करके एयर के साथ रिएक्ट कर दो। एयर के साथ अगर आप रिएक्ट कर तो एयर में होता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन होगा और नाइट्रोजन गैस होगी। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? ये तो मिल गया COYCU प्लस N2 मिक्सचर मिलता है। अच्छा, इसमें कैलोरीफिक वैल्यू किसकी ज्यादा होगी बताओ? इसको अपन प्रोड्यूसर गैस बोलेंगे। ठीक है, क्लियर? कौन ज्यादा अच्छी तरह से बर्न करेगा बताओ? टेल मी अंशिका, कौन ज्यादा अच्छी तरह से बर्न करेगा? ऊपर वाला वाटर गैस, सिंथेसिस गैस या प्रोड्यूसर गैस? इसमें वाटर गैस में तो दोनों ही कंबशन कर लेंगे, CO और H2, क्योंकि CO जो है आपका बर्न हो सकता है, H2 भी बर्न हो सकता है। और प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन बर्न नहीं करेगा, है ना। तो वहां आपका जो है कैलोरीफिक वैल्यू थोड़ी सी कम रहेगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद हैलोजेंस, रिएक्शन विद हैलाइड्स। हैलाइड्स काफी रिएक्टिव होते हैं, अपन जानते हैं ना। अच्छा, डायरेक्ट वाटर के साथ नॉर्मली कार्बन रिएक्ट नहीं करता, ये ध्यान रखना, है ना। कार्बन नॉर्मली वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। अब यहाँ टेम्परेचर देखिए, बहुत हाई टेम्परेचर्स है ना। ये टेम्परेचर्स 1000 डिग्री, 1000 डिग्री इज वेरी हाई टेम्परेचर, उस पर ये रिएक्शन हो रहा है वाटर के साथ। और वाटर भी वाटर नहीं है, अपन ने सुपर हीटेड स्टीम लिया, समझ गए। तो कार्बन को भी अपन ने नॉर्मली वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, सुपर हीटेड स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। फिर नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद हैलोजेंस। हैलोजन से रिएक्शन पे क्या बनेगा बताओ? हाँ अंशिका, बहुत इजी है। सर हेलाइड। हैलाइड्स बनेंगे FCl Br और I। वेरी गुड, हैलाइड्स बनेंगे, है ना। तो अगर आप इनको
रिएक्शन करोगे, बाकी के मेंबर तो डायरेक्टली रिएक्ट कर जाते हैं, कार्बन रिएक्ट नहीं करता है ना, कार्बन डू नॉट रिएक्ट। अब इसमें कार्बन को अपन दूसरे तरीके से हाइड्रोकार्बन को रिएक्ट करवा सकते हैं। तो कार्बन के एलोट्रोप्स क्या क्या होते हैं, डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है ना, फुलरीन होता है, तो वो डायरेक्टली एक साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अपन वैसे ऐसे मीथेन ले लो, कार्बन मतलब, और मीथेनॉल ले लो और क्लोरीन ले लो, एक्सेस एक्सेस क्लोरीन, सनलाइट ले लो, ये अपन ने हाइड्रोकार्बन में देखा ही था, है ना, एल्केन्स के अंदर। तो ये बन जाएगा CCl, समझ गए, CCl4 फॉर्म हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से अपन टेट्रा हैलाइड बना सकते हैं। अच्छा, इसमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो आपके डायरेक्टली रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है, डायरेक्टली रिएक्ट कर जाएंगे और हैलाइड्स बना लेंगे। इसमें किसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा ये बताना है आपको। किसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा रहेगा ये बताओ। और किसमें आयनिक कैरेक्टर रहेगा? CF4 में ज्यादा है कोवलेंट कैरेक्टर, वेरी गुड, क्यों? सब, बिकॉज लाइक जो कार्बन होगा वो सबसे ज्यादा बाकियों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और वो वेरी इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। वेरी गुड। सबसे छोटा है और दोनों छोटे हैं तो दोनों में शेयरिंग हो जाएगा, है ना। जैसे जैसे अपन बड़े करते जाएंगे, है ना, जैसे जैसे एटम बड़ा होता जाएगा, और फ्लोरीन तो उतना ही है, छोटा सा है, सेकंड पेड का है ना, तो वो खींच लेगा। और फ्लोरीन तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन कार्बन से इतना नहीं खींच पाया, बिल्कुल सही बात बोली, वेरी गुड। ओके, यहाँ पर एक्चुअली ये आयनिक होते हैं, राइट, ये आपके आयनिक रहते हैं। SnF4 नॉर्मली ये सब कोवलेंट रहेंगे बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर फुल हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन पेयर फुल हो जाएगा तो फिर क्या होगा, वो शेयरिंग हो जाती है ना, और जिससे कोवलेंट कैरेक्टर आ जाता है। तो ये दोनों आयनिक हैं, तो नीचे उतरने पे आयनिक कैरेक्टर पड़ता है ना, और ऊपर जाने पे कोवलेंट कैरेक्टर पड़ता है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि MX2 और MX4 में कोवलेंट कैरेक्टर किस में ज्यादा होगा, ये तो कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर है ना। और MX2 और MX4 में कोवलेंट कैरेक्टर कैसे नापोगे? बताओ। ऐसे ही सोच सकते हो आप, बिल्कुल सही डायरेक्शन में सोच रहे हो। मान लीजिए डाइहैलाइड और टेट्राहैलाइड है, तो इसमें अपन कोवलेंट कैरेक्टर कैसे नापेंगे? हाँ अंशिका, +2 और +4, है ना, +4 ज्यादा खींचने वाला होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ऐसे सोचिए आप। तो +4 ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, मोर कोवलेंट। अच्छा, लेड में +4 वाले थोड़ा सा मुश्किल से बनते हैं, है ना, स्पेशली आयोडाइड के साथ। तो पीबी +4 वाले आयोडाइड के अनस्टेबल होगा, PbI4 डोंट एक्सिस्ट। क्या रीजन दे सकते हैं अपन अंशिका, क्यों? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, राइट। इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होगा कि वो 4 बॉन्ड आपके
बना नहीं पाता। और स्पेशली आयोडाइड जो है बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग कैरेक्टर है ना, उसको इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। तो एक्चुअली अगर आपने आपने सोचा कि यू हैव टेकन PbI4, ये बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता? क्योंकि आयोडाइड बहुत अच्छा रिड्यूसिंग कैरेक्टर है, उधर लेड को भी नीचे आना है, 2 इलेक्ट्रॉन को ही पार्टिसिपेट करवाना है, इसको पार्टिसिपेट नहीं करवाना। तो क्या करें अपन दोनों दोनों वो आयोडाइड इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये बन जाएगा PbI2 प्लस वॉयलेट पेपर्स अलग हो जाएगी और यू विल गेट PbI2। समझ आ गया? क्लियर? तो यहाँ पर अपन रीजन दे सकते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण यहाँ इस तरह से होगा। हेलाइट्स के अंदर एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन जो सभी बुक्स में रहता है, आपने भी देखा होगा। जो CCl4 है, ये कई बार फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पे भी काम में लिया जाता है। ये वाटर से एकदम हाइड्रोलाइज नहीं होता, वाटर से रिएक्शन करके टूटता नहीं है। CCl4 अपन ऐसे लिखते हैं, नो रिएक्शन इन द नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा नॉर्मल कंडीशन में। CCl4 का वाटर के साथ, है ना, डजंट गेट हाइड्रोलाइज्ड, इट डू नॉट गेट हाइड्रोलाइज्ड। जबकि SiCl4, इसके लिए एक्चुअली सुपर हीटेड स्टीम चाहिए, है ना, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे स्टीम चाहिए। केवल ये सुपर हीटेड स्टीम से ही हाइड्रोलाइज होगा, है ना, बहुत हाई टेम्परेचर पे नॉर्मली हाइड्रोलाइज नहीं होता, नो रिएक्शन इन नॉर्मल कंडीशन। जबकि SiCl4 जो है काफी आसानी से हाइड्रोलाइज रहता है सिंपल वाटर से। क्या रीजन हो सकता है? आंशिका बताओ बेटा। SiCl4 एकदम से हाइड्रोलाइज हो जाएगा वाटर से। CCl4 हाइड्रोलिसिस बहुत ही मुश्किल से, सुपर हीटेड वाटर से तो होता ही नहीं। ठीक है, क्या रीजन हो दे अपन इसका? एक तो 4 Cl connected है on carbon, carbon is a small atom and Cl are large atoms, okay, and because they are connected on a small atom, तो यहाँ जगह जो है कम है ना, रिपल्शन ज्यादा है, तो वाटर का अटैक मुश्किल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? वाटर का अटैक विल बी वेरी डिफिकल्ट, राइट, बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज। सो मैं पॉइंट लिस्ट कर रहा हूँ, स्मॉल साइज।
जब वाटर अपना लोन पेयर लेके आ रहा है तो उसको जोड़ने के लिए कोई ऑर्बिटल तो चाहिए। तो कार्बन के पास नो वैकेंट ऑर्बिटल इज अवेलेबल। डी ऑर्बिटल है ही नहीं कार्बन के पास, है ना। क्यों? क्योंकि सेकंड पेड एलिमेंट है। सेकंड पेड एलिमेंट में तो अपने पास होगा 2s और 2p, है ना। डी होता ही नहीं है। टू डी होता ही नहीं, नो टू डी। तो वाटर जुड़ नहीं पाएगा बिकॉज इसमें वेकेंट ऑर्बिटल, क्योंकि लोन पेयर लेके आ रहा है। ठीक है। सिलिकॉन का साइज इज लार्जर। अंशिका समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। एंड सी वो लार्जर साइज पे ये जो क्लोरीन है दे आर फार अपार्ट, तो देयर इज मोर स्पेस। ओके। और यहाँ पे एक और चीज है, एकदम क्लोरीन के हटने की जरूरत नहीं है, वाटर आएगा जुड़ सकता है। क्यों जुड़ सकता है? सिलिकॉन में कैन मेक 5 बॉन्ड्स, 4 Cl के साथ और फिर वाटर के साथ। तो एक तो लार्ज साइज, ठीक है, लार्ज साइज है तो मोर स्पेस इज देयर बिटवीन द क्लोरीन एटम थ्रू व्हिच द वाटर कैन कम इनटू द मॉलिक्यूल एंड try to join itself to silicon. Or silicon has vacant d orbitals available। vacant d orbital available रहेंगे, है ना। तो उसमें इजीली वाटर मॉलिक्यूल आकर अपना लोन पे दे सकता है, तो और फिर Cl बाद में हट जाएगा इजीली। तो यहाँ पे रिएक्शन इजीली हो जाता है ना? वैसे हाइड्रोलिसिस का एक जनरल कंसेप्ट है, चाहे आप एस ब्लॉक पढ़ो, चाहे पी ब्लॉक पढ़ो, चाहे डी ब्लॉक पढ़ो, चाहे 11th पढ़ो, चाहे 12th पढ़ो, है ना। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है जो मैं बता रहा हूँ, जो आपको हमेशा याद रखना है। और याद क्या है, एकदम खुद ही कर लोगे, है ना। अभी आपको पता है Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, माइनस है, ठीक है। और सिलिकॉन पे प्लस होगा, राइट। सिलिकॉन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्लोरीन पीरियोडिक टेबल में ज्यादा राइट हैंड साइड पे है। तो आप क्या करो, वाटर के हाइड्रोलिसिस में जो प्लस वाला एटम है ना उस पे तो OH रख दो, और जो माइनस है उस पे H प्लस रख दो। ऐसे करते करते अपन चारों Cl बॉन्ड को क्लीव कर देंगे, ठीक है। जो आपका Cl माइनस है उस पे तो रखेंगे H प्लस, और उधर रखेंगे OH। इसी तरह से इसको भी क्लीव कर दो, H और OH। ऐसे भी क्लीव कर दो, H और OH। तो इस तरह से करते करते क्या हो गया, SiOH फुल 4 और OH। तो ये बन गया H4SiO, सिलिसिक एसिड कहलाता है, ठीक है। सिलिसिक एसिड पूरा हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस आराम से हो जाता है ना। और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के कारण का रीजन क्या है इतना आसानी से हाइड्रोलिसिस का? बड़ा साइज और अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है। इस अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल से कुछ और चीजें कनेक्टेड, जैसे SiF6 2-, ठीक है, ये एग्जिस्ट करता है ना। और SiCl6 2- या कार्बन Cl6 2- नहीं करता, CCl6 2- डोंट एग्जिस्ट। क्या रीजन है? बताओ। यहाँ तो आप क्या बोलोगे?
Carbon cannot make 6 bonds because carbon doesn't have vacant d orbital, doesn't have in fact d orbitals. Okay, no vacant क्या बोलेंगे, है ही नहीं तो vacant क्या बोलेंगे ना. और ये अपन जब से देखते आ रहे हैं ना कि सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट्स कभी भी 4 बॉन्ड से ज्यादा फॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि डी ऑर्बिटल होता ही नहीं. ठीक है, अब इसमें एक जो चीज आती है उसमें आंसर कुछ और देना है आपको. यहाँ क्या रीजन दोगे आप बेटा, बताओ. हाँ अंशिका. ट्राई करो. यस, यू कैन डू इट. बताओ क्या रीजन दे सकते हैं अपने आप में. यहाँ पर अपन ऐसे नहीं बोल सकते कि एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स. ये तो सिलिकॉन है, यहाँ पे तो डी ऑर्बिटल है ना. डी ऑर्बिटल है तो फिर ये क्यों नहीं बन रहा, ये अपन को देखना है. एक्चुअली सिलिकॉन पे ये क्लोरीन जो है ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है, बड़ा है ना. And there is a lot of repulsion between these large groups. तो ये रिपल्सन से क्या होगा, एक्चुअली ये बॉन्ड जो है स्टेबल नहीं बन पाते और ये ब्रेक हो जाता है. लेकिन जर्मेनियम बना लेता है क्योंकि जर्मेनियम का क्या है, साइज बड़ा हो जाता है तो फिर ये दूर हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं तो ये क्या होगा, इट कैन एक्सिस्ट. ठीक है, ये समझ में आ गया, क्लियर. अंशिका बेटा समझ में आ रहा है. यस सर. ठीक है, तो उसमें तो बोलेंगे कार्बन और सिलिकॉन में तो कार्बन तो 6 बॉन्ड बना ही नहीं सकता है ना, क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल है ही नहीं. अब यहाँ तो सिलिकॉन की बात है तो यहाँ क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि क्लोरीन एकदम से बड़े हो गए, सिलिकॉन उतना ही रहा और जगह कम पड़ गई, उन्होंने रिपेल किया, रिपेल करने से वो ब्रेक हो गए. ठीक है, ब्रेक होके एक्चुअली दैट्स व्हाई इट इज नॉट एबल टू फॉर्म SiCl6 2- easily. ठीक है, लेकिन जर्मेनियम फॉर्म कर लेता है, GeCl6 2- एग्जिस्ट हो जाता है ना. उसमें जर्मेनियम क्यों कर लेगा, क्योंकि सिलिकॉन तो अभी भी बड़े बड़े हैं, तो जर्मेनियम ने क्यों कर लिया. उसका रीजन है कि जर्मेनियम जो है आपका वो खुद बड़ा हो गया, तो खुद बड़ा होने से दूर दूर हो जाएगा, है ना. दूर दूर होने से फिर सिलिकॉन क्लोरीन एटम्स को ज्यादा जगह मिल जाएगी, तो फिर वो आपके एग्जिस्ट कर पाएंगे, राइट. दूसरी चीज जो है आपकी दैट इज कैटिनेशन प्रॉपर्टी. कैटिनेशन क्या होता है बताओ. हाँ अंशिका. It is a tendency to form long chains by joining with itself, right? तो कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी तो आपने 10th में पढ़ा होगा, बहुत ज्यादा है ना, मच हायर देन दैट ऑफ सिलिकॉन. ठीक है, और इसका रीजन है कार्बन की बॉन्ड एनर्जी. कार्बन की बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है ना, छोटा एटम है इसलिए. सिलिकॉन बड़ा एटम हो जाता है तो बॉन्ड क्या दूर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली थर्ड पीरियड एलिमेंट है. So when they join they will move apart, and when they will move apart, ठीक है, तो
आपका बॉन्ड वीक हो जाएगा। कार्बन में दे आर स्मॉल, ठीक है, एंड दे कैन एक्चुअली कंबाइन टू वन अनदर। ओके, क्लियर। सो कैटिनेशन प्रॉपर्टी रहेगी, क्लियर, कार्बन की सबसे ज्यादा रहेगी। दूसरी बात, कार्बन पाई बॉन्ड इफेक्टिवली बना लेता है, सिलिकॉन नहीं बना पाता, ये अपन ने देखा था। तो ये तो अपन ने CO2 और SiO2 में देखा कि स्ट्रक्चर में डिफरेंस, कार्बन ने CO2 बना के पाई बॉन्ड बना बना के CO2 बना लिया है ना, डबल बॉन्ड बना लिए, ट्रिपल बॉन्ड बना लिए कार्बन ने, और ये सिलिकॉन नहीं कर पाएगा, राइट, क्लियर, क्योंकि सिलिकॉन बड़ा एटम है तो पाई बॉन्ड बनाने में उसको दिक्कत आती है। ठीक है, फिर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है आपके। एलोट्रॉप्स में तो अपन जानते हैं एलोट्रॉप्स के अंदर क्या क्या होगा। अपने बकमिनिस्टर फ्लोरीन होगा। बकमिनिस्टर फ्लोरीन कैसा रहेगा, एनी आइडिया, अंशिका बताओ। अंशिका आवाज आ रही है बेटा? Yes, sir. हाँ, बकमिनिस्टर फ्लोरीन कैसा होगा, थोड़ा सा बताओ, पता है आपको शायद? Yes, sir. Sir, Buckminster fullerenes एक कार्बन का ही एलोट्रॉप है और उसमें 12 पेंटागन और 20 हेक्सागन की शेप में है वो, लाइक अ हाँ, फुटबॉल। लाइक अ फुटबॉल, या है ना। तो सबसे स्टेबल, और फिर ग्रेफाइट का पता है, ग्रेफाइट में शीट लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, शीट लाइक स्ट्रक्चर होगा तो दी शीट्स कैन स्लाइड ऑन वन अनदर। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है, ग्रेफाइट या डायमंड? The diamond. गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, Sorry, sir. That is graphite. ग्रेफाइट है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि वो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव कर सकते हैं ना। ये पाई बॉन्ड जो अपन लिख रहे हैं ना, अपन ने बनाए तो यहाँ पर है ऐसे, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, ये अपनी जगह चेंज कर सकते हैं क्योंकि चारों तरफ है रिंग, ठीक है, और वो रिंग में चारों तरफ रह के अपने मूव कर सकते हैं, और इनके मूवमेंट से करंट ट्रांसफर होगा। तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स में काम में आता है, ठीक है, जहां अपन को किसी सॉल्यूशन में से करंट पास करना है, ठीक है, और तो वहां अपन ग्रेफाइट ले लेते हैं बिकॉज इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। और ग्रेफाइट एक्चुअली इज क्वाइट सॉफ्ट, अपन जानते हैं ना पेंसिल लेड में, क्यों सॉफ्ट क्यों होता है बताओ? हम्म, हाँ अंशिका, व्हाइट इज सॉफ्ट इन नेचर, इट इज बिकॉज इट हैज अ शीट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये जो शीट्स हैं ये आपस में इनके बीच में वैन डर वाल्स फोर्सेस है, ठीक है। वैन डर वाल्स फोर्सेस बहुत वीक फोर्सेस हैं, वो परमानेंट बॉन्ड जैसे नहीं है, जस्ट टेम्परेरी अट्रैक्शन, लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस। तो ये शीट्स आपस में स्लाइड कर सकती हैं, और स्लाइड करेंगी तो एक्चुअली क्या होगा, इट विल गिव यू अ सॉफ्ट अपीयरेंस। एंड ग्रेफाइट जो है वो लुब्रिकेंट के तौर पे भी काम में आता है, हाई टेम्परेचर लुब्रिकेंट, जहां पर आप ऑयल्स काम में नहीं ले सकते, मान लो मशीन्स में, ठीक है, ऑयल अगर आप काम में नहीं ले पाओगे, ठीक है, तो वहां पे ऑयल जो है बर्न हो जाएगा, मान लो बहुत हाई टेम्परेचर है, तो वहां आप ग्रेफाइट ले सकते हो, क्लियर, समझ आ गया। डायमंड ऑन द अदर एंड इज वेरी हार्ड। व्हाई डायमंड इज वेरी हार्ड, बिकॉज इट इज ईच कार्बन, यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो एटलीस्ट मूवमेंट तो है रिंग्स का, है ना, शीट्स का मूवमेंट है, रिंग्स का नहीं। शीट्स कैन स्लाइड ऑन वन अनदर एंड दी शीट्स हैव द pi electrons, लूज इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल, ठीक है। ग्रेफाइट के अंदर दी शीट्स कैन स्लाइड, ओके, हाई टेम्परेचर लुब्रिकेंट। डायमंड में तो मूवमेंट होगा ही नहीं किसी, ना एटम्स का ना इलेक्ट्रॉन्स का, नतीजा क्या होगा,
हर कार्बन 4 कार्बन से कनेक्टेड है, राइट। तो इतने ज्यादा क्रॉस लिंकेजेस के कारण इट इज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, इट इज वेरी हार्ड। ठीक है, फुल रिंग जो है आपने सही बताया बिल्कुल। तो फुल रिंग तो अपन जानते ही हैं, दैट इज एक्चुअली that football like structure containing 6 कार्बन एटम, है ना। ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है, अमॉर्फस फॉर्म भी हो सकते हैं इसमें। अमॉर्फस फॉर्म में अपन जैसे आपके जो कोल निकलता है अर्थ में से, है ना, वो अमॉर्फस फॉर्म है। ठीक है, क्लियर क्लियर। So that is amorphous form, and full ring is actually cage-like structure, and 26 member ring, ठीक है, और 12 5 member ring, बिल्कुल सही बोला। ठीक है, तो 60 कार्बन एटम हो जाएंगे। सारे कार्बन का डायमंड में हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, और यहाँ होगा sp2। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। और फिर अपन चलते हैं ऑक्साइड्स पे। इसमें एक बात अपन को करनी है, दैट इज सिलिकेट्स। क्या होते हैं सिलिकेट्स और सिलिकॉन्स? हाँ अंशिका बताओ। तो लाइक जैसे कार्बन के जब बहुत सारे कार्बन ऐड हो जाते थे, फॉर एग्जांपल इन कैटनेशन, तो उसके अलग अलग एलोट्रॉप्स बनते थे, तो ऐसे सिलिकॉन में भी होता है। हाँ, लेकिन बेटा ये एलोट्रॉप नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये एक्चुअली सिलिकेट्स तो ऑक्साइड्स हैं सिलिकॉन के। सिलिकेट्स आर ऑक्साइड्स ऑफ सिलिकॉन्स। और जो सिलिकॉन्स हैं आपके, इसमें सिलिकॉन एटम इज कनेक्टेड टू ऑक्सीजन एटम्स एंड एल्काइल ग्रुप्स। एल्काइल ग्रुप से भी कनेक्टेड है और ऑक्सीजन से भी कनेक्टेड है। इधर ऑक्साइड्स में केवल ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। समझ आ गया? अब ऑक्साइड्स में केवल ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तो सिलिकेट्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा? ठीक है, कई तरह के सिलिकेट्स होते हैं। इसको अपन ऐसा करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करने के लिए एक तरीका अपना लेते हैं। जैसे मान लीजिए, एक्चुअली सिलिकॉन पाई बॉन्ड तो बनाता नहीं है, अभी अभी अपन ने देखा था, कार्बन तो पाई बॉन्ड फॉर्म कर लेता है इजीली। तो सिलिकेट की जो यूनिट होगी वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगी, है ना, टेट्राहेड्रल यूनिट होगी जिसमें 4 O माइनस रहेंगे। ठीक है, टेट्राहेड्रली सराउंडिंग द सिलिकॉन एटम। इसको आप ऐसा कर सकते हो कि टेट्राहेड्रल है ना, तो टेट्राहेड्रल को एक ऑक्सीजन को आपके सामने या पीछे कर देता हूं मैं, तो 3 ऑक्सीजन आपके सामने हो जाएंगे, है ना। समझ आ रहा है? टेट्राहेड्रल को मैंने, जैसे मान लीजिए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, तो ये ऊपर वाला ऑक्सीजन है और ये आगे नीचे वाले 3 ऑक्सीजन है ना, माय 3 फिंगर्स। ओके, तो मैंने इसको ऐसे कर दिया। अगर ऐसे कर दिया तो एक ऑक्सीजन पीछे चला गया, बाकी के 3 फिंगर आगे हो गए। तो इसी तरह से अपन ऐसे कर सकते हैं, और ये फिर आपको ऐसा दिखेगा, आपको 3 ऑक्सीजन आगे दिख रहे हैं। ठीक है, आपको बीच में सिलिकॉन दिख रहा है। ठीक है, एक ऑक्सीजन पीछे की तरफ है, वो सिलिकॉन के पीछे चला गया, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं। समझ आ रहा है? ये देखने का तरीका अलग है। इसको एक्चुअली मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, इसको लिखने का मेरा इंटेंशन ऐसा है बेटा कि यहाँ पर मेरे को जब सिलिकेट के मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो इजीली बन जाए, तो मैं ऐसे लिख के तो थोड़ा मुश्किल से बना पाऊंगा। ठीक है, इस तरह से आराम से लिख सकता हूँ, है ना। तो आपको इस तरह से सिलिकेट्स, ये सारे ऑक्सीजन एटम है, आप लिख लीजिए
कि ये तो O तो ऑक्सीजन है और ये जो है ये सिलिकॉन। समझ में आ गया? अब ये क्या होते हैं, ये आपस में ज्वाइन हो जाते हैं। हो सकता है नहीं भी हो, जैसे SiO4 माइनस में ये किसी से ज्वाइन नहीं हो, सिर्फ कैटायन है, और एनायन में ये ऑक्सीजन किसी से ज्वाइन नहीं हुए, तो इसको अपन कहते हैं ऑर्थोसिलिकेट। मतलब silicon atom is silicate, this is called silicate ion. You only have one silicate, single silicate ion. ठीक है, तो ये होगा Zr। जैसे यहाँ पे जिरकोनियम पे +4 है, इस पे -4 है, ऑर्थोसिलिकेट कहलाता है ये। सिंगल सिलिकेट आयन नॉट लिंक टू एनी अदर यूनिट। समझ गए? दैट इज कॉल्ड ऑर्थोसिलिकेट। हाँ, हो सकता है कि दो सिलिकेट ज्वाइन हो, तो दो सिलिकेट अगर ज्वाइन है तो उसको बोलेंगे अपन डाइसिलिकेट, या उसको अपन कहेंगे पायरोसिलिकेट। ये दो सिलिकेट एक्चुअली क्या लिखा है, समझ में आया? अंशिका बताओ जल्दी से बेटा। हाँ अंशिका, क्या समझ में आया? देखो, डाइसिलिकेट आपका ऐसा होगा जिसमें दो सिलिकॉन सिलिकेट के यूनिट को मैंने एक ऑक्सीजन के दोनों तरफ ज्वाइन कर दिया, एक शेयर्ड ऑक्सीजन है ना, वन कॉमन शेयर्ड ऑक्सीजन एटम बिटवीन टू सिलिकेट यूनिट, और इसका फॉर्मूला हुआ ठीक है। तो ये डाइसिलिकेट हुआ, इसको अपन ऐसे जो शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन था अपना, उससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी कैन राइट इट लाइक दिस। ये तो एक सिलिकेट यूनिट हो गई अपनी, दिख रहा है, और ये दूसरी सिलिकेट यूनिट हो गई। इससे थोड़ा ड्रॉ करने में इजी है। क्लियर? बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसका मीनिंग क्या है, तभी आप इसको कर पाओगे, है ना, वरना नहीं कर पाओगे। है ना, मीनिंग क्या है एक्चुअल में, ये ऑक्सीजन एटम्स हैं। समझ में आ गया? क्लियर? और ऑक्सीजन एटम्स यहाँ पे मैंने माइनस नहीं लगाया बीच वाले ऑक्सीजन पे, आप देखिए, बिकॉज इट इज शेयर टू, ये बिल्कुल यही वाला स्ट्रक्चर है, राइट? बट इस स्ट्रक्चर को मैंने शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन में लिखा है। तो आई होप ये क्लियर है बिल्कुल। अंशिका समझ में आ गया बेटा? जल्दी बताओ, इज इट क्लियर? तो ये है आपका डाइसिलिकेट। तो अपन ने अभी एक ऑक्सीजन एटम शेयर किया है ना, दो के पहले ये ऑर्थो में एक भी नहीं किया, डाइसिलिकेट में एक ऑक्सीजन शेयर किया, है ना। अब अगला जो सिलिकेट अपना बनेगा वो कौन सा बनेगा, इसमें अपन क्या करते हैं, दो ऑक्सीजन शेयर कर देते हैं, और उसमें दो ऑक्सीजन अगर मैं शेयर करता हूँ तो आपका जो पॉलीमेरिक फॉर्म, या तो आप रिंग बना दीजिए, ठीक है, उसमें आएगा SiO3 2 - N।
ठीक है, इसको अपन कहेंगे मेटा सिलिकेट। राइट। अब इस मेटा सिलिकेट के अंदर देयर विल बी टू ऑक्सीजन शेयर्ड बिटवीन टू यूनिट्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो सिंपल वे में रिप्रेजेंट करना है। ये दो तरह के होंगे एक्चुअली। एक तो आपका होगा लीनियर चेन सिलिकेट, और एक होगा आपका साइक्लिक। आप इसको ऐसे सोच सकते हैं कि अगर आप दो ऑक्सीजन शेयर कर रहे हैं तो आप सिलिकेट यूनिट्स को ऐसे एक के बाद एक के बाद एक लगाते जाइए और आपकी चेन लीनियर चेन बन जाएगी, है ना। तो लीनियर चेन सिलिकेट कहलाता है। ठीक है, इसको अपन पायरोक्सिन्स नाम से भी जानते हैं। लीनियर चेन सिलिकेट है ना, तो इसको अपन ऐसे बना दें लीनियर चेन। अगर वैसे सिंपल वे में रिप्रेजेंट करना लेमन लैंग्वेज में, तो इस तरह से बना सकते हैं अपन। देखो ऐसे कंटिन्यूसली आप लंबी चेन बना दीजिए। ठीक है, अगर आपको इसी को जो रिप्रेजेंटेशन अपन ने किया है उसमें बताना है, तो आप इसको ऐसे बता सकते हैं। नो नीड टू राइट द कंप्लीट स्ट्रक्चर। ये मैं ऐसे बॉन्ड्स लगा रहा हूँ, इसका मतलब दे विल कीप ऑन कंटिन्यू, है ना। तो इसमें देखिए आप यहाँ पर इस तरह से आपका चलता रहेगा, और ये आपके लीनियर चेन सिलिकेट है। फॉर्मूला इनका वही रहने वाला है ना। अब आप देखें यहाँ पे कैसे अपन निकालेंगे। कई बार ऐसा होता है क्वेश्चंस के अंदर आयंस को मिस कर देते हैं कि कैटायन कौन सा है, एनायन कौन सा है ना, पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप टोटल चार्ज निकाल लीजिए। सिलिकॉन का चार्ज कितना होता है, +4 × 2, तो ये हुआ +8। ठीक है, ये ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है, -2 × 6, ये हुआ -12। टोटल चार्ज कितना हुआ इस पे, टोटल चार्ज हुआ -4। तो यहाँ जो कैटायंस हैं इनका चार्ज +4 होना चाहिए, तभी वही ऑप्शन सही है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे ऐसे दे देता, ये क्वेश्चन जेई में आ चुका है ना, इस तरह के बहुत ही क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, एम और एम डैश। ठीक है, क्वेश्चन अगर अपन को दिया जाता एम एंड एम डैश कैन बी, ठीक है, एम और एम डैश क्या हो सकते हैं, समझ आ रहा है अंशिका। ऑप्शन 1, क्या ये लिथियम और मैग्नीशियम हो सकते हैं। अब अपन को लगेगा अपन को क्या मालूम इतने सारे कैटायंस हैं, कौन से नहीं है, लेकिन अपन थोड़ा सा सोच सकते हैं कि जस्ट कॉमन सेंस लगा के उससे अपन को मालूम पड़ जाएगा। क्या ये आपके सोडियम और कैल्शियम हो सकता है। क्या ये लिथियम और एल्यूमिनियम हो सकता है। हालांकि ये मैंने लिखा था तो आपको शायद मालूम होगा, लेकिन फिर भी चाहे लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, अपन तो इंडिपेंडेंटली स्टार्ट करेंगे। क्या ये
कैल्शियम और एल्यूमिनियम हो सकते हैं। ठीक है, ये अपन को देखना है कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, चार्ज अपन ने निकाल लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल चार्ज -4 है, तो यहाँ m और m डैश का चार्ज +4 होना चाहिए। तो अपन को वो वाले सेट ऑफ आयंस चूज करने, कैटायन चूज करने जिनका सम टोटल +4 आ रहा है। तो ये भी गलत हो गया, ये तो +3 आ रहा है टोटल सम टोटल। ये भी गलत हो गया, ये भी +3 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, और ये जो ये +4 आ रहा है, ये सही है ना। और ये जो है ये +5 आ रहा है, तो ज्यादा आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। समझ आ गया। तो ये इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ LiAl Si2O6। फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना, आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, है ना। फॉर्मूले से को देख के कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए, और किस तरह के कौन कौन से कैटायंस हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी बिना याद करे आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो आई होप ये क्लियर है। अंशिका समझ में आया कि नहीं आया बेटा? आवाज आ रही है अंशिका? यस सर। ओके, समझ में आया किस तरह से अपन करते हैं इसको? यस सर। ठीक है, तो ये एक्चुअली लीनियर चेन सिलिकेट है। अच्छा, अगर आपको वैसे दे दे, पूछ लिया जाए कि कैसा सिलिकेट है, ऑर्थो सिलिकेट है, तो उसको भी अपन कर सकते हैं इजीली। अपन देखो ऐसे स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा, उसको ऐसे तोड़ के देख लो। तो जो ऑक्सीजन शेयर्ड है ना, उसको आधा आधा मान लो, बड़ा आसान है ये। आधा आधा मान लिया है ना, जो अनशेयर्ड है उसको एक एक मान लिया, तो एक सिलिकॉन है ना। ऑक्सीजन कितने हैं? 1+1, दो तो बीच वाले तो अनशेयर्ड है, और ये शेयर्ड तो पता चल जाएगा ना, जिसके दूसरी तरफ भी यूनिट्स कनेक्टेड है। 1+1 +हाफ। समझ आ रहा है? दो ऑक्सीजन, हाफ प्लस हाफ, तो और दो ऑक्सीजन अनशेयर्ड है, तो -2। तो SiO3 2- इसकी यूनिट बन जाएगी। यहाँ पे ऐसी दो यूनिट्स हैं, इसलिए अपन ने Si2O6 लिखा है। समझ आ गया? इसका अपन साइक्लिक सिलिकेट भी बना सकते हैं। साइक्लिक सिलिकेट कैसे बनाओगे? रिंग फॉर्म कर लो ऐसे। समझ आ रहा है? दो ऑक्सीजन ही शेयर किए हैं, देखो मैंने एक यूनिट पर दिखा अंशिका। देखो ये वाली शेयर्ड है, ये ऑक्सीजन शेयर्ड है, ये ऑक्सीजन शेयर्ड, लेकिन तीनों शेयर होकर रिंग बना रही है ना। क्लियर? ये बाहर वाले अनशेयर्ड है, जिसमें मैंने टिक लगाया हुआ है, ये शेयर्ड ऑक्सीजन। तो फॉर्मूला क्या होगा? एक्चुअली एक यूनिट का फॉर्मूला मैंने बताया था, SiO3 2-। ऐसी कितनी यूनिट है अपने पास? अपने पास 3 यूनिट्स है। वो 3 ट्राइंगल जो दिख रहे हैं ना, एक्चुअली वो ट्राइंगल नहीं है, वो टेट्राहेड्रल यूनिट्स है ना, तो होल थ्राइस। ठीक है, और Si3O9। ठीक है, अब यहाँ पे कैल्शियम आयंस लगाने हैं। अगर अपन कितने कैल्शियम आयंस लगाएंगे? 3 कैल्शियम आयंस लगाएंगे, जो कैल्शियम पे +2 है, तो 3 कैल्शियम आयंस, ताकि +6 हो जाए, और इधर चार्ज -6 है, तो इसका फॉर्मूला Ca3 इस तरह से बनेगा। फॉर्मूला याद रखने की एग्जैक्ट जरूरत नहीं है कि मेटल कौन सा आएगा, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट जानने की जरूरत है। इसी तरह से एक सिलिकेट होता है जिसको कहते हैं अपन बेरिल, बहुत ही फेमस है, Be3Al2Si6O18, है ना। ये भी एक तरह से साइक्लिक सिलिकेट ही है, इसी तरह का मेटा सिलिकेट है। हाँ, 6 यूनिट्स होंगी इसमें। ये सेमी प्रेशर स्टोन में काम में आता है ना। 6 यूनिट्स आप इस तरह से बना सकते हैं। समझ में आ गया?
SeN2। ये तो एनायन है, ये सिर्फ इसका स्ट्रक्चर है। कैटायंस तो अपन को चार्ज बैलेंस करने के लिए रखने हैं। अंशिका आई होप समझ गए। तो अपने दो सिलिकेट्स और बचे हैं, फिर थोड़ा सा कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ और थोड़ा सा बचा है, उसके बाद ग्रुप 14 खत्म हो जाएगा, है ना। फिर अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट टर्न पे। होपफुली वी विल बी एबल टू कंप्लीट दिस पी ब्लॉक। क्लियर? कोई डाउट हो तो जरूर शेयर कर देना, है ना। चलो एंड करता हूँ क्लास, ठीक है।